नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। पिछले कुछ दिनों में लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में यूनिवर्सिटीज़ में जो राजनीति चल रही है उसकी खबरें यहां तक पहुंच रही हैं, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो या फिर राजस्थान में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी हो या फिर यहाँ जेएनयू या डीयू की बात हो। ताज़ा जो मामला है वो रामजस का है, जिस पर विवाद लगातार चल रहा है और उसके बाद एक बहस बहुत बड़ी छिड़ गई है कि क्या यही स्वरूप छात्र राजनीति का है या फिर छात्र राजनीति करवट ले रही है। आखिर ऐसा जो हो रहा है उसकी वजह क्या है, तो इसी पर खास चर्चा आज मुकाबला में। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले उमा शर्मा है हमारे साथ, कथक डांसर हैं, पूर्व छात्रा भी हैं डीयू की। हमारे साथ अमृता पाठक हैं जो कि सदस्य हैं नेशनल काउंसिल एआईएसएफ की। साकेत बहुगुणा हैं, एबीवीपी से जुड़े हैं। हमारे साथ प्रोफेसर देवराज मुखर्जी हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस में। प्रोफेसर एके बागी हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले साकेत, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से विवाद शुरू हुआ और जिस तरह से बढ़ता चला गया, क्या आपको लगता है कि किसी को भी बोलने से रोकने पर आपकी बात पूरी हो जाती है, आपका जो लक्ष्य है वो हासिल हो जाता है? देखिए, शुरुआत इसकी कहां से हुई। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम करवाया गया, नमाज जनाजा फॉर याकूब मेमन। वहां पर झगड़ा हुआ, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जेएनयू में बात कहां से शुरू हुई? 9 फरवरी को कोई भारत की स्वतंत्रता का दिन तो था नहीं, उस दिन अफजल गुरु की हैंगिंग हुई थी, तो वहां पर अफजल गुरु के लिए कार्यक्रम रखा गया अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, और वहां पर प्रॉब्लम हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या हुआ, एक सेमिनार रखा गया और उस सेमिनार में जेएनयू का जो ये अफजल गुरु का पूरा इवेंट करवाने का मास्टरमाइंड व्यक्ति था उमर खालिद, उसको यहां बुलाया गया। सो द क्वेश्चन इज कि शुरुआत कैसे हो रही है इसकी कैंपस में? नहीं, मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं। मेरा सवाल ये है कि किसी को बोलने से रोकने पर क्या आपका लक्ष्य हासिल हो जाता है? आपका लॉजिक जो है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, क्या वो शख्स या फिर वो क्राउड जो उसको सुन रहा है वो मान लेता है? देखिए, भारत का संविधान सबको बोलने की आजादी देता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार करता है तो उसको बिल्कुल भी कैंपस में सहन नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति को हमने देखा जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाते हुए हमारी आंखों के सामने, वो कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर उसको बोलने दिया जाए? अमृता, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब इस तरह से रुकावट होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्ट पर आरोप लगता है, लेकिन दूसरे पार्ट पर भी आरोप लगता है कि जब आपका वहां पर दबदबा होता है तो आप लोग भी बोलने नहीं देते। कोई ये एक तरफा लड़ाई नहीं है। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि दबदबा तो तब होगा जब ये पार्टी की लड़ाई होगी। मैं ये मानती हूँ कि स्टूडेंट कैंपस जो है वो स्टूडेंट का होता है और वहाँ जो कार्यक्रम होता है वो स्टूडेंट करवाता है, वो वहाँ के माहौल के हिसाब से करवाता है, अपने सीखने और समझने, विचार और विमर्श के लिए करवाता है। और मैं ये मानती हूँ कि कैंपस इसीलिए होता है कि हम बहस कर सकें, हम बातें कर सकें, विचार विमर्श कर सकें, दर्शन पे बात कर सकें, शिक्षा पे बात कर सकें, पॉलिसीज पे बात कर सकें। उसमें अलग अलग मत हो सकता है, वो अलग सोच सकते हैं, हम अलग सोच सकते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल, लड़ाई कहाँ हो जाती है? लेकिन मेरा एक सवाल है, वही मैं वहीं आ रही हूँ। मेरा एक सवाल है कि अगर कोई कार्यक्रम होता है तो अगर मैं गलत कर रही हूँ, मैं मानती हूँ उनकी बात से अभी सहमत होके कि अगर मैं गलत कर रही हूँ या कोई भी आदमी गलत कर रहा है तो उसके लिए अगर हम कैंपस में हैं तो हमारे ऊपर डीन है, प्रॉक्टर है, वीसी है, ये इनको कौन राइट देता है? एबीवीपी को या कोई और स्टूडेंट को कौन राइट देता है? आप जाइए और आप ये बोलिए कि देशभक्ति मेरे अंदर खून की तरह खौल रहा है और हम जाके आपको मार देंगे, हम नहीं करने देंगे, देश टूट रहा है। अरे भाई, देश में हमारे कानून है, संविधान है, सरकार है, ऊपर हमारे वीसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आप क्यों इसके ठेकेदारी करने लग जाते हो? आप इतने बड़े ठेकेदार क्यों बन जाते हो? जिससे वायलेंस का माहौल क्रिएट होता है और पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी में कंफ्यूजन फैला के। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए अमृता, एक चीज से बताइए, क्या जो आप ये वायलेंस की बात कर रही हैं, क्या ये सिर्फ एक तरफा है? क्योंकि एक जगह पर एक अगर गुट करता है तो दूसरी जगह दूसरा गुट भी करता दिखता है। नहीं, तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा ना फिर कि अगर जो 9 फरवरी को हुआ, इन्होंने तो कन्हैया को देशद्रोही करार दे के जेल भी भिजवा दिया और आज देखिए 1 साल के बाद क्या हुआ, उसको क्लीन चिट मिल गया है। तो क्या ये पब्लिकली ये सारे लोग जो देशद्रोही करार दिए थे, क्या वो अभी माफी मांगेंगे? इनको आपके चैनल से और बाकी सारे चैनल से माफी मांगना चाहिए, चैनल पे जा जाके कि जिसको हमने देशद्रोही करार दिया था खुलेआम उसको देशद्रोही बोलते थे। आज उमर खालिद को कंडेम करेंगे जिन्होंने कार्यक्रम
आया। मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। उसको आप आज क्लीन चिट मिल गया है और वो जो 22 दिन जेल में कहाँ मिला है clean चिट? अभी नहीं मिला है, अभी पुलिस के पास अगर इनको ठेकेदारी नहीं मिला है तो ये बच्चों को भड़काना बंद करें, माहौल खराब करना बंद करें और शिक्षा का जो संस्थान है उसे शिक्षा का संस्थान बने रहने दें। ठीक है, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। रामजस में स्टूडेंट्स ने डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट किया, प्रिंसिपल ने परमिशन कैंसिल की, उसके बाद ये लोग दोबारा नीचे आए और उन्होंने वहां पर फिर से वही किया जो शायद उमर खालिद करने वाला था, वहां पर देशद्रोही नारे लगाए। ये इनका मॉडल है। हमारे लोगों ने वहां पे कुछ नहीं किया, उन्होंने जाकर प्रिंसिपल से ही कंप्लेन की ना, उनका भी तो डेमोक्रेटिक अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें। अगर हमें किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम है तो डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करना हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वहां पर प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट्स। मुझे एक छोटी सी चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इतना श्योर कैसे हैं कि अगर उमर खालिद ने वहां पे भाषण दिया तो वही चीजें एग्जैक्टली फिर से बोलेगा? आप जानते हैं उमर का टॉपिक क्या था, उसका जो सेशन था, वॉर इन बस्तर। किसी सामान्य व्यक्ति से आप पूछिए, नहीं आपको पहले से पता था वो क्या बोलेंगे? सुबह ही उसके पोस्टर लगे वहां पर कैंपस में। वॉर इन बस्तर का मतलब है कि बस्तर में कोई वॉर चल रही है क्या? सवाल सुनिए। सवाल यह है कि क्या आपको पहले से पता था कि कौन सा शख्स क्या बोलेगा? मैं सिर्फ हाँ ना में इसका जवाब चाहती हूँ। आपको पता था कि एग्जैक्ट लाइंस क्या होंगी? अगर उमर खालिद वॉर इन बस्तर पर बोलने आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो बता रहे हैं कि बस्तर में कोई वॉर चल रही है। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये आज जो हम तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर आप लोगों ने भी कई साल तक आप रहे हैं डीयू में, पढ़ाई भी की होगी, क्या ये तस्वीर हमेशा से ऐसी रही है? हम हमेशा कहते हैं टॉलरेंस। मेरे मानने में टॉलरेंस कोई अच्छी शब्द नहीं है। जिसको आप टॉलरेट करते हैं, मतलब आपको कोई अगर कोई ठोस पहुंचाता है, आप कहते हैं यार मैं तुम्हें टॉलरेट कर लेता हूं। मुझे एक और शब्द मेरे जहन में आता है, ये है एक्सेप्टेंस। टॉलरेंस से ज्यादा होता है एक्सेप्टेंस। ये स्वामी विवेकानंद ने बताया, बिल्कुल सही है। क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस तभी होता है जब आप दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, दूसरे की भावना को, दूसरे की विचारधाराओं तक आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जब आप पहुंचते हैं तब आप उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक्सेप्टेंस तक तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक विवाद ना हो, बातचीत ना हो। और बाकी ठहरा डिसेंट, जिस शब्द से आजकल इस देश में लोगों को बहुत तकलीफ है, इस शब्द से डिसेंट, इसकी कोई हिंदी अनुवाद करके बता दे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मेरे जहन में तो एक ही वर्ड है, डिसेंट। मैं तो कहूंगा आप अगर डिसेंट नहीं होता तो भगवत गीता होता क्या? और जो लोग कॉलेज में रह के डिसेंट करते हैं ना, वही लोग क्रिटिकल एबिलिटी डेवलप करते हैं और आगे चल के देश के लिए यही लोग बड़े बड़े लीडर होते हैं हर श्रेणी में। अगर कॉलेज में सवाल नहीं पूछेंगे तो बाद में जाके क्या उत्तर देंगे देश को? ठीक है, मेरा तो यही प्रश्न। ठीक है प्रोफेसर भागी, आपसे जानना चाहती हूँ कि विनोबा भावे ने कहा था कि शिक्षकों का एक बहुत बड़ा अधिकार है और उनकी एक आध्यात्मिक हैसियत है, इसलिए उनको राजनीति से मुक्त रहना चाहिए। लेकिन देश भर के यूनिवर्सिटीज़ में हम देख रहे हैं कि सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि टीचर्स भी अलग अलग धाराओं के लिए बहुत डिवाइडेड हैं, और ये शायद बहुत मजबूती से छात्रों पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसका एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है आज की तारीख में। देखिए, आपका प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं एक दो बातें इसमें ऐड करना चाहता हूं। शिक्षक हो या स्टूडेंट, अगर वो स्वच्छ राजनीति करते हैं तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो बातें दो तीन हुई हैं उसके ऊपर एक दो कमेंट भी ये करना चाहता हूं कि अगर हम ये माने कि जी हमारे को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, तो वहां पर हमें यह भी देखना चाहिए कि हम इस आज़ादी का मिसयूज ना करें या उसको अब्यूज तो ना करें, क्योंकि कोई चीज हमसे छिनती कब है? जब हम उसका गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। एक दूसरी बात यह है कि ये जो एपिसोड, जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ समय से क्या ये डिवाइड बढ़ रहा है क्या? हाँ, ये डिवाइड बढ़ा नजर आता है। हालांकि पहले भी था, वैचारिक रूप में पहले भी था, लेकिन अब ये खुल करके सामने नजर आता है। वो इसलिए नजर आता है क्योंकि अब कुछ समय से घटनाएं घटी हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ भी हिंट करती हैं। जिसका मैं एग्जांपल ये दूं कि मान लीजिए कि कोई एकेडमिक सेमिनार होना है, तो एकेडमिक सेमिनार में अभी इन्होंने खुद ही कहा कि एकेडमिक जो सेमिनार है वो स्टूडेंट के द्वारा प्रेरित होना चाहिए। लेकिन अगर कोई टीचर्स की लॉबी उसको, जो आपने कहा जिसके ऊपर फिरू में, टीचर्स के लॉबी उसको मोनोपोलाइज कर ले, उसके वक्ताओं को तय कर दे और ला करके स्टूडेंट्स पे लाद दे, देखिए उसको विरोध कौन कर रहा है? उसका विरोध वहां के स्टूडेंट यूनियन, वहां के लोकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि उनसे राय लिए बिना ही तो इस तरह का सेमिनार आयोजित हुआ होगा जिसके खिलाफ वो उठ खड़े हुए। तो ये सब बातें कहना और करना, ये आपको लगता है जो उठ खड़े हुए वाला जो फ्रेज आप यूज कर रहे हैं, क्या ये आपको लगता है कि ये स्पॉन्टेनियस है? अब देखिए, ये तो जो घटना घटी है जिस तरह से, लास्ट 2 पहले से सेमिनार तो प्लान हो रहा था, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हुई है और ना ही उस तरह का जैसे बहुत सारे लोग इंटरनल जो बाद में बातें निकल के वहां से आ रही हैं कि इंटरनल जब ये सब पैनल तय हो रहे थे, कुछ लोगों ने वहां पर, सीनियर लोगों ने इसका पहले भी विरोध किया, टीचर्स में भी, जहां ये तय हो रहे थे सब मामले, कि भाई इन लोगों को बुलाएंगे तो हमारा जो सेमिनार का पर्पस है वो तो डिफीट हो जाता है। मैं मानता हूं कि इनके ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं और अगर इनके दृष्टिकोण से वो ऑब्जेक्शंस शायद वैलिड भी हो सकते हैं, लेकिन ये बताना कि कंस्पिरेसी है वो थोड़ा डरावनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे को एक दिशा में धकेला जा रहा है और ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि ये शब्द भी जो है कॉन्स्पिरेसी, वो भी आपको याद रखना चाहिए, आजकल बहुत चल रहा है। उमा जी से मैं जानना चाहती हूँ, उमा जी आप 70 के दशक में स्टूडेंट रही थी यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ऐसा नहीं है कि राजनीति आज शुरू हुई है। राजनीति का जो एक राजनीति की जो शक्ल है, जो तरीका है, जो तेवर है, वो भले ही बदलते रहे हों, लेकिन आज जो हम राजनीति देख रहे हैं, क्या वो उस वक्त की राजनीति से बहुत अलग नहीं है? जबकि पहले स्टूडेंट्स के लिए कुछ मांगा जाता रहा था, अब जो है स्टूडेंट्स को लगता है कि सारी जिम्मेदारी जो है देश को चलाने की, देश को बचाने की उन्हीं के ऊपर। देखिए, हमारे ज़माने में कुछ ऐसा नहीं था। मैं लेडी श्री राम की कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ, वहाँ पे मैंने इलेक्शन भी फेस किया। म्यूज़िक एंड डांस सोसाइटी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था। बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा और इस प्रकार का माहौल मैंने बिल्कुल अपने दौर पे बिल्कुल नहीं देखा। जो अब माहौल बन रहा है वो दर्दनाक है। मैं नहीं समझती कि स्टूडेंट्स जो हमारे इतनी मुश्किल से एडमिशन लेते हैं, किस परिश्रम से वो गुजरते हैं और कितना परिश्रम उनके पेरेंट्स को करना पड़ता है, फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, वो इन सब में लग जाए। तो व्हाई नॉट हैव डिबेट्स? आप डिबेट कीजिए, अच्छे सेमिनार रखिए, उसमें बोलिए और शांतिपूर्वक हर बात को सॉल्व करिए। हार्वर्ड पता नहीं आजकल पॉलिटिकली सही वर्ड है कि नहीं, इसीलिए मैं ऑक्सफोर्ड की बात कर रही हूँ। वहाँ पर यूनियन नहीं है, डिबेटिंग सोसाइटीज हैं और कैम्ब्रिज के बारे में कहा जाता है। हर वर्ड ज्यादा अच्छा है। तो खैर कई जगहों पर हमने बाहर देखा है कि यूनियन वहाँ पर नहीं है और डिबेटिंग सोसाइटीज है। डिबेट को जगह देने के लिए एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और इस डिबेट को हम अपने ऑडियंस तक ले जाएंगे। उनके पास भी कई सवाल हैं। छोटा सा ब्रेक। तो अब इस सेगमेंट में हम अपने जो यहाँ पर खास दर्शक बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे सवाल हम लेंगे। हमारे पैनलिस्ट इन सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो डीयू में सड़कों पर हो रहा है रोज रोज प्रदर्शन, उसमें ये सवाल जो हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड से मैं सवाल लूंगी। आपका सवाल किनसे है? मैम, मेरा नाम निर्मल दीक्षित है, जाकिर हुसैन कॉलेज से। मैम, मैं अमृता जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। जुडिशरी ने तो तब भी डिसीजन दिया था कि याकूब मेमन और अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए, तो तब क्यों उमर खालिद जी ने और कन्हैया कुमार जी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जब आपको जुडिशरी पे इतना बिलीव है? तो बिल्कुल, सबसे पहली बात तो मैं स्वागत करती हूँ आपके इस तरह के क्वेश्चन का। दूसरी बात कि मुझे जुडिशरी पर विश्वास है, मुझे संविधान पर विश्वास है और आप लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो सर्वोच्च है वो संविधान है और जुडिशरी भी हमारे संविधान की रक्षा के लिए बना है और ये सरकार भी, हम सब लोग जानते हैं क्योंकि हम सारे लोग स्टूडेंट हैं। तो जो संविधान में कहा गया है, संविधान हमें इजाजत नहीं देती है कि हम किसी भी चीज की ठेकेदारी करके हम उसके रक्षक बन जाएं, जैसे किया जा रहा है। मतलब अगर कोई नारा लगाया तो हमारा देश इतना कमजोर है, क्या है, पूरी है, हलवा है, उसको कोई तोड़ के खा जाएगा, ऐसे नहीं होता। हमारे देश में, हमारे देश की एकता और अखंडता बहुत मजबूत है, जो संविधान से चलती है।